एक सरकारी रिपोर्ट से ये खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव के बीच देश की आबादी में अलग अलग धर्मों की हिस्सेदारी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है। बड़ी खबर ये, इस रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल में 1950 से लेकर 2015 तक के बीच की ये रिपोर्ट है। 1950 से 2015 तब तक की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस दौरान देश में जो हिंदुओं की आबादी है वो करीब 8% घटी है और इस दौरान देश में जो मुसलमानों की आबादी है उसमें 43% इजाफा हुआ है। इस आबादी में सिख ईसाई समाज की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो देश के अलग अलग अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी आबादी बढ़ रही है और देश में जो बहुसंख्यक हिंदू है उसकी आबादी घटी है। 8% हिंदुओं की आबादी घटी है। 1950 से लेकर 2015 का जो समय है उसके दौरान डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई है। अब चुनावी मौसम है और बीजेपी ने 2015 तक के आंकड़ों को लेकर ये जो एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई है इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ऐसा हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सीधा सीधा इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मतलब बीजेपी के नेता ये जो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी घटी है इसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ रहे हैं। सुनिए। बहुत गंभीर चिंता की बात है और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। मुसलमान 8% थे, आज बढ़कर के सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूँ 20 हो गए। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। तो बीजेपी के नेताओं के ये बयान है, इसको सुनकर आप दो बातें कह सकते हैं कि एक तो कांग्रेस जिस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि 2015 तक के आंकड़े हैं, आज हम 2024 में खड़े हुए हैं, तो क्या 1950 से लेकर 2015 तक के इन आंकड़ों के जरिए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का हमला करते हुए जो देश का हिंदू है, बहुसंख्यक है, उसे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इस नाम से डराए जाने का काम किया जा रहा है क्या? हिंदू वोट बैंक के लिए क्या ये गोलबंदी का प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है? ये रिपोर्ट जो है क्या उसका एक जरिया बन रही है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ये 1950 से 2015 तक के बीच की रिपोर्ट, प्रियंका गांधी का इस पर बयान आया है। वो कह रही है कि जनता के मुद्दों को भटकाने की ये साजिश है। मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दे। ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो। जनता को मतलब आज किस चीज़ से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब 2024 लोकसभा चुनाव उसे असली मुद्दों से भटकाने के लिए महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, किसानों की आय का मुद्दा हो गया। ये 2015 तक की पुरानी रिपोर्ट, उसके जरिए जबरन देश में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करके मुद्दों से भटकाने का खेल खेला जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का भी इस पर रिएक्शन आ गया है।
समाजवादी पार्टी के नेता हैं फखरुल हसन चांद। वो कह रहे हैं बीजेपी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करे। मतलब कमोबेश वही बात जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है वही समाजवादी पार्टी भी कह रही है। सुनिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी से 10 सालों का हिसाब पूछ रही है और वो हिसाब भाजपा बताने को तैयार नहीं है। भाजपा अपना चुनाव प्रचार शुरू करती हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग और अब आबादी की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी समझती है कि हिंदुस्तान में हुई जितनी भी जनगणना है, अगर उनके आंकड़ों को उठा के देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार मंडली, भाजपा के नेताओं के सारे दावे सब फर्जी हैं, झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर जैसे मुद्दों पे ही वोट डालने जा रही है। तो ये जनसंख्या वाला जो रिपोर्ट 2015 तक की जिसको लेकर ये सियासी आर पार है, इस पर कांग्रेस के नेता हैं विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने तो इसकी टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह धार्मिक आबादी के डेटा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। 1950 से 2015 तक के आंकड़े 2024 चुनाव में आप रिपोर्ट ला रहे हैं सामने। सुनिए। जब कोई और मुद्दा नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान के ऊपर शुरू हो जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति जो देश के सर्वश्रेष्ठ नेता है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मंगलसूत्र शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और जिन परिवारों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, ये क्या मतलब है? देश 130 करोड़ की आबादी का है, चाहे उसमें मुसलमान है, चाहे उसमें हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है। तो मंगलसूत्र मुसलमान से होते हुए अब चुनाव जो है वो आबादी पर आ गया है और इसी को लेकर अब सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पॉलिटिकल शो में, ये हिंदू मुस्लिम आबादी का डेटा चुनावी मौसम में नया धर्म कांटा। लेकिन सवाल प्रदीप जी ये तो पूछा जाएगा ना, 2024 का चुनाव 1950 से लेकर 2015 तक के डेटा के आधार पर आप रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। दो बातों पर गौर कीजिए। एक, प्रधानमंत्री का बयान कि 4 जून 2024 के बाद हम क्या करने जा रहे हैं उसकी तैयारी हो रही है। अलग अलग मंत्रालयों को कहा गया है कि अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखिए। पहले दिन से ही कौन से फैसले लिए जाएंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहा गया है कि हम पूरे देश में यूसीसी लागू करेंगे। तो आबादी नियंत्रण और यूसीसी ये दो मुद्दे होने जा रहे हैं जो 4 जून के बाद ये सरकार, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण वाला मामला घोषणा पत्र में कहीं नहीं है। लेकिन हाँ। ये मुद्दा, ये रिपोर्ट आने का मतलब है कि उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है। घोषणा पत्र में किस लिए नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इस रिपोर्ट का इस समय आना, इसके लिए मतलब एक लोगों में चर्चा हो इस पर तो जो है। आप ये कह रहे हैं कि साहब इसको चुनावी पिच से थोड़ा आगे बढ़कर देखिए। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए वो 100 दिन का एजेंडा सेट करे थे, उससे चुनावी पिच भी है और 100 दिन के एजेंडे का भी हिस्सा है। विनोद जी, विशुद्ध रूप से चुनावी पिच है, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसे समय जारी हुई है जब बिल्कुल देश चुनाव में है। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वृद्धि दर है अनुपात, उसमें मुसलमानों की वृद्धि दर का अनुपात कम हुआ है। सर मैं बस जरा सा ये करेक्ट कर दूं, सिर्फ 2011 नहीं, अभी हाल ही में एक नई जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी भी सर्वे रिपोर्ट आई थी, मेरे ख्याल से 19-20 या 20-21 का वो डेटा था, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कमी आ रही है, तो वो समुदाय मुसलमानों का है। आइए, तो आपने उसमें और अपडेट कर दिया। मैं तो 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद एकदम प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की ये रिपोर्ट आना, उन्होंने 2015 तक का लिया। 15 तक का, उसके बाद का क्यों नहीं लिया? अगर आप कर रहे हैं तो पूरे 5-10 साल का और भी लेते ना, तो आप तो सक्षम है करने में, तो आपने 15 तक का क्यों लिया? आप विशुद्ध चुनावी पिच, आप ये राकेश शुक्ला जी, विशुद्ध चुनावी पिच, धार्मिक आबादी, ये नई चुनावी बाजी के लिए है। देखिए, 51 से 15 तक का कालखंड में 50 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा, ठीक है, और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, भारत की धरती पे भी और विदेश की धरती पे भी। तो ये जताता है कि क्या कांग्रेस के शासन काल में ही अल्पसंख्यकों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ या नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न मतलब कहना चाहिए कि उन परेशान थे, यदि वो परेशान थे, खुशहाल नहीं थे, तो आबादी वृद्धि क्यों हो रही है? तो ये कांग्रेस पर तो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगता है। कांग्रेस के तुष्टीकरण का आरोप भाजपा लगा रही है। हाँ। लेकिन इस रिपोर्ट से तो ये हो रहा है, और कांग्रेस के कहने का देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में गए, उन्होंने कहा कि भारत में दलितों की तरह मुसलमानों के साथ भी
दुर्व्यवहार हो रहा है। ये तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया। मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कांग्रेस ही फंसती हुई नजर आ रही है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस के शासन काल में भाजपा तुष्टीकरण की बात कर रही है, कांग्रेस उनके उत्पीड़न की बात कर रही है। तो यदि मुस्लिम या अल्पसंख्यक खुशहाल नहीं होता तो वृद्धि कैसे होती? नहीं, आपने बात की और विनोद जी ने बात की, मुझे लगता है उससे प्रदीप जी ने जो बात की, तो सर मतलब ये कांग्रेस को घेरने के लिए, इसी वजह से जो बात राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप टाइम पीरियड देखिए, बस 15 तक आकर ये रिपोर्ट रुक जाती है। और विनोद जी कह रहे हैं ये विशुद्ध चुनावी एक तरीके से पैतरा है कि 15 तक की, 1950 से 15 तक की रिपोर्ट लाई जा रही है। तो मतलब इसमें वो 100 दिन के एजेंडा वाला मामला नहीं है प्रेम जी, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की घेराबंदी के लिए एक खेला गया दाव है। देखिए, आंकड़े तो बदले नहीं है, पुराने हैं और ये आंकड़े पहले से पब्लिक डोमेन में है। रिपोर्ट ना नहीं है लेकिन तुलनात्मक अध्ययन भी सामने है। और उसका सर ये आंकड़ा बता देती हूँ, बस 1 मिनट, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। और आंकड़ा ये है कि जो आबादी बढ़ी या घटी है, जरा ले आइए वो आंकड़ा दोबारा दिखाइए। ये देखिए, ये आंकड़ा आपके सामने आ गया। इसमें हिंदुओं की आबादी जो 1950-51 में 84% के करीब थी, वो अब 2015 में घटकर 77.52% पर आ गई है। मुस्लिम आबादी जो है वो करीब 10% के आसपास 1950-51 में, और वो बढ़कर 14% पे पहुंच गई है। तो ये है रिपोर्ट 1950 से 2015 तक की। जी सर, ये आंकड़े जो है ना, आंकड़े को पेश करने का तरीके से मतलब बदलता है। ठीक है। अब देखिए, दुनिया में 144 देशों में जो बहुसंख्यकों की आबादी कम हुई है, उसमें हमारा देश भी शामिल है। नेपाल में कौन मुसलमान है, वहां भी तो आबादी हिंदुओं की घटी है। हाँ। म्यांमार में बौद्धों की घटी है। पूरे देश में, आप पूरी दुनिया में देखें, हिंदुस्तान में आप जो देख रहे हैं, पहले मुसलमानों में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हाँ। 50 के दशक में तो 6 बच्चे औसतन हिंदुस्तान की महिलाएं पैदा करती थी ओवरऑल। अब वो फर्टिलिटी रेट गिर करके सबसे ज्यादा मुसलमानों के अंदर फर्टिलिटी रेट का गिरावट। बिल्कुल, मैं बस जल्दी में ही बोल रहा हूं। तो वो गिर करके 2.12 पर आ गया है। हाँ, केवल हिंदुस्तान में 5 स्टेट ऐसे हैं जो 2.2 या उससे ज्यादा, बिलो 3% के फर्टिलिटी रेट। आप जो बात करें प्रदीप जी, फिर तो ये लॉजिकल हो गया ना। मतलब जाहिर सी बात है, 1950 और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, लोगों की समझ बेहतर हुई, तो वो बच्चे कम पैदा करने वाला सिलसिला शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब सबसे बड़ा समुदाय देश के अंदर हिंदू था, तो सबसे ज्यादा जो आबादी घटेगी वो भी उन्हीं की घटेगी, उसी अनुपात में। नहीं, देखिए, ये बड़ा खतरनाक जो है आर्गुमेंट है कि फर्टिलिटी रेट घटी है मुसलमानों के बीच में, जो कि सच्चाई है। ठीक है, मतलब वो तथ्य है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर आबादी बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है? हाँ। इसका मतलब कुछ इनऑर्गेनिक तरीके से बढ़ रही है। हाँ। इसका मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं। हाँ। इसका मतलब बीजेपी का जो ये एजेंडा है घुसपैठियों वाला, वो जो है और मजबूत होता है। लेकिन, तो देखिए, जो आबादी बढ़ी है, आंकड़े को हर व्यक्ति अपने तरह से उसको परिभाषित करने की इसमें तो ये सवाल भी है कि आबादी जो है वो बहुसंख्यकों की जरूर घटी है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अल्पसंख्यकों में सिखों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है, अल्पसंख्यकों में ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। तो फिर उसको किस तरीके से देखा जाएगा? तो मामला पेचीदा है, लेकिन चुनावी माहौल में जिस तरीके से इसे चुनावी पिच पर लाकर राजनीति की जा रही है, वो किसके हित में है? लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं स्वर्णगिरी वेंकटैया बालाजी मंदिर, कुर्मावेली मल्लिकार्जुन स्वामी, कोलक नपक जैन मंदिर, दक्षिण सोमेश्वर मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बस चलेगा भी। मैं कात्कीय रानी रुद्रमा देवी को मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। अब नेनु यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। सुनिए भैया, इस छोड़ दीजिए, अब एक एक लाइन का करना मेरा। हाँ? आज जिन्होंने मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी, ये महाराणा प्रताप, वीर योद्धा, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। 24 चुनाव में तेलंगाना में आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह की तेलंगाना के भोंगीर में एक रैली हो रही है, और इसी तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर बीजेपी ने इस बार असदुद्दीन ओवैसी की घेराबंदी के लिए पूरी ताकत लगा दी है।
महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद हैं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं नवनीत राणा, हैदराबाद पहुंची और ओवैसी ब्रदर्स पर भड़काऊ बयान दिया। नवनीत राणा ने बोला 15 सेकंड लगेंगे, दोनों भाई का पता नहीं चलेगा। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया 15 सेकंड नहीं 15 घंटे ले लें, शेर जहां भी रहे शेर शेर ही होता है। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी नाम से आ गए। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं, दीजिए कहाँ पे आना हम आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं, हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। शेर शेर ही होता है, शेर जहां भी जाओ शेर होता है। तो ये भड़काऊ बोल, चुनावी बोल, ये अपनी जगह, लेकिन आपको और हमें एक सवाल जो जरूर पूछना चाहिए कि इस तरीके के भड़काऊ बयान के बाद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये जो नवनीत राणा अभी कह रही थी ना, छोटा बोलता है 15 मिनट के लिए, जो पूरा उन्होंने बयान दिया, ये दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया था 2012 में दिसंबर में, जिसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी पर एक्शन हुआ, अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी 1 महीने से ज्यादा सलाखों के पीछे रहे। उसके बाद मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से अकबरुद्दीन को राहत मिली। लेकिन अब 2024 चुनाव में 2012 वाला 15 मिनट वाला बयान, जिस पर 15 सेकंड वाला पलटवार नवनीत राणा कर रही हैं, अभी तक नवनीत राणा के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, इसे जहन में रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहां जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, चुनावी वार पलटवार की, 15 सेकंड वाला हथकंडा, ओवैसी को घेरने का ये फंडा चलेगा क्या प्रदीप जी? नहीं, देखिए, पहली बार हैदराबाद में ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं जी। अभी तक उनके लिए केक वॉक होता था। हैदराबाद से वो चुनाव हार जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन वो कड़े संघर्ष में हैं, ये दिखाई दे रहा है। पहली बार उनको मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये तो बड़ा साफ नजर आ रहा है। और ओवैसी को इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि नवनीत राणा जैसे बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं और वो खुलकर हिंदू मुसलमान वाले भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो जो है, जो बड़े नेता जा रहे हैं उनको सुन रहे हैं। अगर आप निचले स्तर पर सुने, वार्ड लेवल पे सुने जिस तरह के भाषण होते हैं, हाँ। तो वो उससे भी आगे हैं, और खराब और गंदे हिंदू मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अब जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने उस दिन कहा, कौन सी मीट शॉप थी, बीफ शॉप थी, काटते रहो, तो ये मतलब हिंदू मुसलमान नहीं तो और क्या था। सही। तो इस तरह का एक तरफ से आएगा तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा, इधर से आएगा तो उधर से जवाब आएगा। मतलब ये असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं की जबान में जवाब दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये पहली बार हो रहा है हैदराबाद में। जो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों के बयानों में हमेशा फर्क रहता है। अकबरुद्दीन कुछ भी बोल सकते हैं उल्टा। असदुद्दीन को जितना मैंने सुना है, चाहे संसद के अंदर हो चाहे बाहर, वो जो बोलते हैं वो अपना तर्क रखते हैं, अपने तथ्य रखते हैं और लॉजिकल बोलते हैं। आपको पसंद है ना पसंद है, ये आपकी बात है, हमारी आपकी अपनी वो है, फैक्चुअली करेक्ट। इसीलिए आज तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई कुछ कहीं दर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि उनके फैक्ट्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात अलग है। अब जैसे नवनीत राणा ने बोला कि 15 सेकंड, वो आपने 2012 का जिक्र कर ही दिया। अब वो जो माधवी लता है, उन्होंने तीर कमान लेके मस्जिद के सामने वो किया था, उस पर उन्होंने वो पूरा चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी दिया है उनके खिलाफ। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्परेशन ज्यादा दिखाती हैं, इस तरह के बयान, इस तरह के एक्शन,
कि लगता है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है लोगों को कन्विंस करने का, तो खाली आप पोलराइज करने की कोशिश करें, लेकिन पोलराइज करके भी कितना करेंगे। और सोचिए ना कैसे आप अपने चुनावी फायदे के लिए जो समाज का ताना बाना है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं सिर्फ अपना चुनावी फायदा लेने के लिए। हर तरफ से जो बयान आते हैं उससे बड़ी तस्वीर तो यही उभरती है। पता नहीं लोग इस बात को कितना समझ पाते हैं। खैर, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर प्रियंका गांधी का एक बड़ा बयान आ गया है। अब सुनिए इस बयान को। ओवैसी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए बीजेपी की मदद कर रहे हैं। मतलब नूरा कुश्ती का ये खेल है जो असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच चल रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से वार किया जा रहा है। पर आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। राकेश शुक्ला जी के रुक करेंगे हम। राकेश सर, हम तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि साहब देखिए किस तरीके से ये वार पलटवार, ये समाज को पोलराइज करने का खेल खेला जा रहा है। जो बयान आया नवनीत राणा की तरफ से और जिस तरीके से बयान एआईएमआईएम की तरफ से आ रहे हैं, कांग्रेस नया एंगल ले आई, कह रही है साहब ये सारा नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है इनमें, मतलब चुनावी फायदे के लिए नूरा कुश्ती। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है लोकसभा चुनाव में कि विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट उसके साथ गया था वो छटकने नहीं पाए। इसके लिए उसने ये एंगल दिया है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी आपस में टीम बना के काम। ये तो पुराना नैरेटिव है, ओवैसी बीजेपी की टीम। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि तेलंगाना में जिस तरीके से आक्रामक तरीके से, रणनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसको लेके ओवैसी और कांग्रेस दोनों के बीच में घबराहट है। क्योंकि हैदराबाद में स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां उत्साहित है और वो इस चुनाव में भी बहुत मुस्तैदी से लड़ रही है। बिल्कुल। प्रेम जी, सर ब्रेक लेना है मुझे, एक बार प्रेम जी की बात सुनिए। देखिए, ये बात तो साफ है कि चुनावी भाषण दे रहे हैं ना लोग। हाँ जी। तो चुनावी भाषण में वोटों को ध्यान में रखकर दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे का रसद पूरा कर रहे हैं, आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। हाँ। और एक पोलराइजेशन दूसरे का, दोनों पोलराइजेशन में उनको फायदा है। और इस समय में चुनाव आयोग अब एक्शन लेना चाहिए। कम से कम जेपी नड्डा को ही चिट्ठी लिख दीजिए। नवनीत राणा ऐसा बोल रहे हैं, चुनाव आयोग यही कर ले। एक चिट्ठी लिख देना, उसकी तरफ से भी कौन सा चिट्ठी लिखी गई होगी अभी तक? प्रदीप नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हो सकते हैं पूरे देश में, लेकिन हैदराबाद में नहीं मिल सकते। हैदराबाद में नहीं मिल सकते।